तो जी हाँ, जय हिंद सभी को। साथियों, फिर से आपका स्वागत है बहुत टाइम बाद। और आज मैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे उत्तराखंड फॉरेस्टर के लिए, उत्तराखंड वन दरोगा के लिए मॉडल पेपर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। जो है बेहतरीन क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आज मैंने यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 8th 9th और 10th की NCERT से लिए गए क्वेश्चन है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको इनमें से आते हों, कुछ क्वेश्चन ना आते हों, तो वीडियो ध्यान से देखिए। कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इन क्वेश्चंस का PDF आप नीचे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? वो की थी जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम का जो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, तो एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने, इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। और रदरफोर्ड तो आपको पता है, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी, नाभिक की खोज की थी। नील्स बोर ने अपना फेमस मॉडल दिया था, और न्यूटन जो है क्लासिकल फिजिक्स के लिए फेमस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो किसका इमिशन करते हैं, किसको उत्सर्जित करते हैं? तो सभी को पता है वो एलिमेंट जो अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन को निकालते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा? अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन जो एलिमेंट, जो एटम्स निकालते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो हाईली जो है ये अनस्टेबल होते हैं, जैसे इनसे अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलती हैं तब जाके ये स्टेबल होते हैं। जैसे कि यूरेनियम हो गया, ठीक है, पोलिनियम हो गया, ये सब जो है क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है एटॉमिक बॉम्ब बनाने में, और जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्टर में भी इनका यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल के रूप में। ठीक है, तो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, और जो है इनका यूज़ 2 चीज़ों में बहुत होता है। एक तो कहाँ पे? एक तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, और दूसरा एटॉमिक बॉम्ब बनाने में इसका यूज़ होता है। ठीक है, जबकि आपको पता है कि जो पराबैंगनी किरणें हैं ये तो सूरज से निकलती हैं। ठीक है, और रेडियो और इंफ्रारेड जो रेज वेव्स होती हैं ये भी किसका पार्ट है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही पार्ट है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज, डिस्कवरी किसने की थी? तो सभी को पता है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? वो की थी हेनरी बेकुरल ने। किसने? हेनरी बेकुरल ने जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। इसीलिए रेडियो एक्टिविटी की एक यूनिट क्या है? बेकुरल भी है। ठीक है, वैसे बहुत सारी यूनिट हैं, एक यूनिट बेकुरल भी है जो है रेडियो एक्टिविटी की। बाकी तो आपको बताइए कि मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ये दोनों मियाँ बीवी थे। ठीक है, ये बहुत ही फेमस हैं। इसमें से तो जो मैरी क्यूरी हैं इनको तो 2 बार जो है नोबेल प्राइज़ मिला है, एक बार फिजिक्स के लिए, एक बार केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, ये दोनों मियाँ बीवी थे। ठीक है, बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट हैं दोनों। और थॉमसन तो आपको पता ही है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, ब्रिटिश साइंटिस्ट, बहुत ही फेमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेडियो सक्रियता की यूनिट, रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट है वो क्या है? तो भी मैंने बताया था कि एंगस्ट्रॉम तो हो नहीं सकता। एंगस्ट्रॉम जो है किसकी यूनिट होती है? ये लेंथ की या फिर ये मेज़रमेंट की यूनिट होती है ये। ठीक है, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, ये एंगस्ट्रॉम इसकी यूनिट होती है। कैंडेला जो है, या कैंडेला जो है ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की यूनिट होती है, ज्योति तीव्रता की यूनिट होती है। ठीक है, फर्मी भी एंगस्ट्रॉम की जैसी यूनिट है। ठीक है, और क्यूरी, रेडियो सक्रियता की यूनिट क्या होगी? क्यूरी होगी। ठीक है, अब आपको पता ही होगा कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? जो है
10⁻10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 जो है मीटर होते हैं, और 1 नैनोमीटर में भी आपको पता होगा, अगर पता है तो कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोडियम कार्बोनेट किसको माना जाता है, इनमें से कौन सा सोडियम कार्बोनेट कहलाता है? तो सोडियम कार्बोनेट आपको पता ही है क्या होता है, Na2CO3। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, सोडा का होता है, बेकिंग सोडा का होता है। तो आंसर क्या होगा, सोडा होगा। तो जो सोडियम कार्बोनेट है इसको जो है बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ये सोडा हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक वॉशिंग सोडा होता है इसका, ठीक है। एक फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O, ठीक है। और एक ये होता है, तो ये दोनों सोडे के फॉर्मूले, एक इनमें से बेकिंग सोडा होता है, एक वॉशिंग सोडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बॉक्साइट किसका ओर होता है, बॉक्साइट जो है वो किसका अयस्क होता है? बॉक्साइट जो है वो किसका अयस्क है, कॉपर का तो हो नहीं सकता, ठीक है। जिंक का भी है नहीं, तो किसका होता है, एल्यूमिनियम का फेमस अयस्क होता है, और होता है बॉक्साइट, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना भैया, यहाँ पे बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट किसको कहा जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो सोडा को ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP का जनरल फार्मूला पूछ रहे हैं, 10th का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या, CaSO4.2H2O को जब 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है तब हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जिसका फार्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O, ठीक है। तो CaSO4.2H2O ये तो जिप्सम का होता है, और जब इसमें हाफ लग जाता है तब इसको, ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, ये बन जाता है किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। तो आपको याद रखना कि जब जिप्सम को हीट किया जाता है, उसको हीट करने से हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ तो आपको पता ही है, ठीक है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो हमारे फ्रैक्चर्ड बोन होती हैं उसको सही करने में, इसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री में भी इसका बतेरा यूज़ होता है। जबकि जो पहला ऑप्शन है ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, आपको पता है जब वाटर जो है, वाटर का क्रिस्टलाइजेशन होता है तो एक कॉपर सल्फेट के 5 मॉलिक्यूल जो है वाटर के साथ जुड़ते हैं उसके, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है। नेक्स्ट देखो कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम, जो चूना पत्थर होता है, मार्बल को चूना पत्थर बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जो मार्बल होता है उसी को हम चूना पत्थर बोलते हैं। तो मार्बल का फॉर्मूला पूछना चाहते हैं यहाँ पे, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हम मार्बल बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड तो आपको पता ही होगा, ठीक है, क्या होगा, CaCl2, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट मैंने बता लिया आपको, CaCO3, और कैल्शियम सल्फेट तो आपको पता ही है, ठीक है, CaSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा आयरन प्राप्त होता है, इनमें से किसके द्वारा जो है आयरन प्राप्त होता है? तो इनमें से ये पूछा कि कौन सा जो है आयरन का अयस्क है, और पूछना चाहता है आपसे, ठीक है। तो चूने का पत्थर से तो आयरन मिलता नहीं, पिंच ब्लेड से भी मिलता नहीं। आंसर क्या होगा, जो हेमेटाइट होता है, या यहाँ पे टाइट लिखा है तो हेमेटाइट जो है वो आयरन का और होता है, उसी से हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि जंग लगने पर यानी रस्टिंग से जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, उसका वेट क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, चेंज नहीं होता, क्या होता है? देखिए, जो जंग जब लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बोले तो आयरन ऑब्जेक्ट पे, तो होता क्या है कि उसमें जो मॉइस्चर वाटर मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, और उसमें एयर भी जमने लगती है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के जमने के कारण वो जो आयरन होता है उसका वेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो क्या होगा, जो है जंग लगने से क्या होता है, वेट बढ़ता है, ठीक है। जंग कब लगता है, जब किसी हम आयरन ऑब्जेक्ट को, ठीक है, खुले में छोड़ते हैं, और वहाँ पे अगर एयर हो, ऑक्सीजन हो, और वहाँ पे मॉइस्चर हो यानी कि वाटर हो, तो ये बहुत ही जल्द जो है उस आयरन ऑब्जेक्ट पे चिपक जाते हैं, और एक ब्राउन कलर की, एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है उस पर, जिससे कि वो आयरन का ऑब्जेक्ट खराब होने लगता है, और उसी रेड ब्राउन कलर को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, रस्टिंग भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, तो याद रखना इस बात को। नीला थोथा किसका जो है रासायनिक फॉर्मूला होता है, तो जो कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक है, नहीं कॉपर सल्फेट, किसको, कॉपर सल्फेट, CuSO4 को, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोलते हैं, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो लड्डू क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करो कि इनमें से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पे, जो कमरे के तापमान पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, कमरे का तापमान आपको पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में मिलता है। लड्डू क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा सेमीकंडक्टर की भांति, अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में यूज़ होता है। तो आपको पता ही होगा सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जो अर्धचालक होते हैं, यानी सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी, जिनकी चालकता कंडक्टर से यानी चालक पदार्थों से कम, लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं, कुचालक होते हैं, उनसे ज़्यादा होती है, उनको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये क्लास 12 की फिजिक्स का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा, लास्ट चैप्टर जो है आपका वहाँ पे दिया गया है। तो ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम जो है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज़ हम जो है इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में करते हैं बहुत सारे, जैसे जो मदरबोर्ड होते हैं ना, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में लगे हुए कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड लगे होते हैं, वहाँ पे ट्रांजिस्टर का बहुत यूज़ होता है। आपने सुना होगा कि दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होते हैं PNP ट्रांजिस्टर, एक होता है NPN ट्रांजिस्टर। तो PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं। जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो अर्धचालक पदार्थों से ही मिलकर बने होते हैं। तो अर्धचालक पदार्थ जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकन, तो यहाँ पे सिलिकन तो है नहीं, क्या दे रखा है, जर्मेनियम, तो आंसर क्या हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा। ठीक है, अर्धचालक पदार्थों की एक खास बात होती है कि जब इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी, उनकी चालकता बढ़ती है, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के कारण जो है उनमें ज़्यादा करंट फ्लो होता है, तो उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी चालकता टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, जबकि जो कंडक्टर होते हैं, जो चालक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, इनकी कंडक्टिविटी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, कम होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे बोल सकता है कि जो इंसुलेटर होते हैं इनकी चालकता, कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है या घटती है, तो घटती है। ठीक है, कंडक्टर नहीं बोलते, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन तत्वों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं। मतलब आतिशबाजी का मतलब है जब हम पटाखे जलाते हैं तो उनमें कलर किसकी वजह से होता है। आपने देखा होगा शादी बारात में, या जब कोई IPL या वर्ल्ड कप होता है तो जब कोई टीम जीतती है तो जैसे छक्का लगता है जीत का, तो तुरंत जो है बहुत सारे पटाखे फूटने लगते हैं, आसमान में रंग बिरंगी लाइटें जलने लगती हैं। तो पटाखों में जो रंग आता है वो ग्रुप सेकंड एलिमेंट, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वजह से आता है। तो स्ट्रोंशियम और बेरियम की वजह से, किसकी वजह से, स्ट्रोंशियम और बेरियम की वजह से क्या होता है, उनमें जो है वो कलर आता है पटाखों में। ठीक है, जो क्रैकर्स होते हैं, फायर क्रैकर्स होते हैं, उनमें ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आ सकता है क्वेश्चन में ये वाला, ये 15th क्वेश्चन, कि पानी का मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होता है। पानी की जो डेंसिटी होती है वो अधिकतम किस पे होती है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानी की जो डेंसिटी होती है वो अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की जो है अधिकतम डेंसिटी होती है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है, याद रखना है आपको। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, ठीक है, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, मास की क्या होती है, kg, वॉल्यूम की क्या होती है, लीटर, तो kg पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं पाया जाता। कार्बन नहीं पाया जाता बताना आपको, ध्यान रखना, नहीं पाया जाता। तो कार्बन नहीं पाया जाता, ऑप्शन देखते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है कि कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, 3 अपर रूप होते हैं।
क्लास 10 के एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है ये। एक को हम बोलते हैं डायमंड, ग्रेफाइट और कोल, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो है कार्बन की फॉर्म होती हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं, ठीक, क्योंकि ये तीनों तो कार्बन के एलोट्रॉप्स है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, देखिए एलोट्रॉप्स वो चीज़ होती है जिस फॉर्म में कोई एलिमेंट जब एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जब कोई एलिमेंट नेचर में एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाता है तो उसको हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं, अपर रूप बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बन 3 फॉर्म में मिलता है धरती में, हीरे के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में और कोयले के रूप में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से जो ये हीरा और कोयला यानी डायमंड और कोयला, जो कोल है, ये दोनों वो हैं, क्या है, ये इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नॉन मेटल है, कार्बन खुद नॉन मेटल है, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद क्या है, कंडक्टर होता है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है आपसे कि कार्बन का वो कौन सा एलोट्रॉप्स है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, तो ग्रेफाइट होगा, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी होती है। तो जो व्हीकल्स होते हैं हमारे, जो गाड़ी होती है, स्कूटर होते हैं, उनसे कौन सी गैस निकलती है। तो वैसे तो उनसे बतेरी गैसें निकलती हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का उसमें सबसे ज़्यादा योगदान होता है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जो व्हीकल्स होते हैं उनसे निकलती है। तो ये बहुत ही विषैली गैस होती है, ठीक है। मार्स गैस तो आपको पता ही है, मार्स गैस किसको बोलते हैं, मीथेन को बोलते हैं। नेक्स्ट देखो कि भोपाल गैस त्रासदी जो ट्रेजेडी हुई थी 1984 आई थिंक 1984 के आसपास, ठीक है। भोपाल जो मध्य प्रदेश में जो कारखाना था केमिकल्स का, वहाँ पे एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी, जैसे अभी अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले, हफ्ते 2 हफ्ते पहले हैदराबाद में हुई है, याद है ना आपको। हैदराबाद में इतनी भयंकर घटना हुई है जहाँ पे जो है कि एक केमिकल से जो है गैस का रिसाव हो गया, तो उसको तो अभी मैं बताता हूँ। लेकिन भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस निकली थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अब इससे बनेगा, जो अभी भी ट्रेजेडी हुई है कहाँ पे, हैदराबाद में, वहाँ पे जो गैस निकली, जिस गैस का रिसाव हुआ है वो गैस थी स्टाइरीन। कौन सी गैस, स्टाइरीन गैस का रिसाव हुआ है। क्या होता है स्टाइरीन गैस, स्टाइरीन गैस वो होती है जिसका यूज़ रबर बनाने में, जो रबड़ होता है, रबड़ बनाने में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस होती है। ये इसका यूज़ रबड़ के पॉलीमराइजेशन में किया जाता है, ठीक है। तो जो विशाखापट्टनम शायद वहाँ पे उस जगह का नाम है जहाँ पे वो फैक्ट्री से गैस निकली है, ठीक है। एलजी की वो फैक्ट्री थी, साउथ कोरियन कंपनी है, तो वहाँ से स्टाइरीन गैस निकली है। और जो 1984 में जो भोपाल गैस कांड हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी। स्टाइरीन गैस क्या होती है, स्टाइरीन गैस का यूज़ रबड़ बनाने में किया जाता है, रबड़ के बहुलीकरण में उसका यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि रेडियोधर्मी पदार्थ में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जब रेडियो एक्टिव पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन, यानी परिवर्तन बोलते हैं उनके मास और उसके चार्ज में कोई आवेश चेंज नहीं आता। क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना, ये बोल रहा है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं जब उनसे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं तो किसके उत्सर्जन के दौरान उस पदार्थ के ना तो एटॉमिक मास में ना उसके एटॉमिक नंबर में चेंज आता है। तो सभी को पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फ़ा किरणें निकलती हैं, अल्फ़ा रेडिएशन इमिट होते हैं, तो उसका जो एटॉम, जो मान लीजिए कोई एक्स एटम है, ये रेडियो एक्टिव है, तो जब इससे एक अल्फ़ा किरण निकलेगी तो मान लीजिए अभी इसका एटॉमिक नंबर Z है, इसका एटॉमिक मास A है, तो जब इससे अल्फ़ा किरण निकलेगी तो इसके एटॉमिक मास में 4 की कमी और एटॉमिक नंबर में कितने की कमी आती है, 2 की कमी। ये किसके लिए है, अल्फ़ा के लिए। अगर बीटा हो, मान लीजिए कोई वाई एटम है, ये भी क्या है, रेडियो एक्टिव है। अब मान लीजिए इसका एटॉमिक नंबर भी Z और एटॉमिक नंबर A है। अब इससे मान लो कि बीटा रेज निकल रही हैं, तो जब इससे बीटा रेज निकलेंगी तो होता ये है कि इस वाई के एटॉमिक मास में तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, इसके एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट की वृद्धि हो जाती है, 1 इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और गामा रेज में कोई चेंज नहीं आता, ना तो एटॉमिक मास में चेंज आता है, ना किस में आता है, एटॉमिक नंबर में चेंज आता है।
ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, गामा रेज होगा। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं तो ये होता है। अल्फा रेज के निकलने से एटॉमिक मास में, परमाणु भार में 4 की कमी आती है, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है। बीटा रेज के निकलने से एटॉमिक नंबर में कोई चेंज, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। और गामा रेज के निकलने से कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे हमें कोई परिवर्तन नहीं बताना था, तो आंसर क्या होगा, गामा रेज, गामा उत्सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं। जो नेफ्थलीन बॉल होती है, कपूर तो देखा ही होगा ना आपने, जैसे हम कपड़ों में डालते हैं, तो कपूर देखा होगा आपने, जो खुला छोड़ते हैं तुरंत वो गायब हो जाता है कुछ टाइम बाद। तो वो क्यों गायब हो जाता है, क्योंकि उसका इवेपोरेशन होता है। ठीक है, इवेपोरेशन बोले तो वो गैस में बदल जाता है, इवेपोरेशन तो नहीं बोलेंगे उसको, उसका सब्लिमेशन होता है। क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन की प्रोसेस को बोलते हैं। क्या होता है, जब कोई सॉलिड लिक्विड में ना बदल के डायरेक्ट किस में बदलता है, गैस में बदल जाता है, तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो सब्लिमेशन के कारण कपूर जो है गैस में बदलती है। आपने देखा कोई भी सॉलिड हो, अगर हमें उसको अगर गैसियस स्टेज में लाना है तो पहले वो सॉलिड जो है लिक्विड में बदलना पड़ेगा। एग्जाम्पल बर्फ़ को देख लो, बर्फ़ को अगर हमें गैस में बदलना है, भाप में बदलना है, तो पहले हम उस बर्फ़ को पिघलाएंगे। पहले बर्फ़ होगी, वो सॉलिड होगी, पिघल के वो लिक्विड में आएगी, और लिक्विड के बाद वो किस में आएगी, वो उसमें आती है, गैसियस स्टेट में आती है। लेकिन कपूर के साथ एक झोल है। झोल ये कि वो तुरंत बिना लिक्विड में बदले हुए वो तुरंत किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इवेपोरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वाष्पीकरण तो आपको पता ही है, इवेपोरेशन। जब कोई लिक्विड उबलना स्टार्ट करते हैं तो उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग बोलते हैं किसको, फ्रीजिंग बोलते हैं, हिमीकरण का मतलब फ्रीजिंग होता है, कोई लिक्विड जब जमना स्टार्ट हो जाता है। और मेल्टिंग बोलते हैं पिघलना, जब कोई लिक्विड जो है, जब कोई सॉलिड जो है पिघलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर्मिक एसिड इनमें से किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो फॉर्मिक एसिड पूछ रहे हैं, तो फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड सभी को पता है, आप ये बच्चे को पता है, आप मुझे कमेंट करो इसका। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। नींबू में तो आपको पता ही है, नींबू में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, सिरका किस में मिलता है, एसिटिक एसिड में। और जो स्प्रिट होती है, स्प्रिट जो है लैंप को जलाने के लिए, जो केमिस्ट्री की जो लेबोरेटरीज होती हैं, जलाने के लिए जो बर्नर्स होते हैं उनको जलाने के लिए स्प्रिट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि फॉर्मिक एसिड इनमें से किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे चींटी के विष लिखा था यहाँ पे, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट देखो कि चाइनीज़ खाने में, चाइनीज़ खाना होता है जैसे कि चाउमीन, मोमो, है ना, माइक्रोनी, सब चाइनीज़ खाना है, पास्ता। तो चाइनीज़ खाने में आमतौर पर जो सिरका डालते हैं खट्टे के लिए, वो क्या है इनमें से। बहुत ही आसान क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन है। सिरका, विनेगर का फॉर्मूला पूछ रहा आपसे, तो विनेगर का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। वो क्या होता है, एसिटिक एसिड, CH3COOH होता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। ठीक है, और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOH। और इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, तो याद रखना है आपको। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। सभी को पता है, नहीं पता तो बता दिया। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड सभी को पता है कि सिट्रिक एसिड जो लेमन फ्रूट्स होते हैं, नींबू वाले फल होते हैं, उनमें पाया जाता है। आंसर क्या होगा, नींबू में पाया जाता है। इमली में कौन सा फल पाया जाता है, सॉरी फल नहीं, एसिड। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा, मैलिक एसिड पाया जाता है। और नींबू में कौन सा मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो भाई कि फोटोग्राफी में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है। क्लास 10th की NCERT का पहला चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो ऑक्जेलिक एसिड है उसका यूज़ फोटोग्राफी किया जाता है। इसके अलावा AgBr, AgCl, ठीक है, उनका यूज़ भी किया जाता है फोटोग्राफी में। ठीक है, एसिडिक एसिड नींबू में मिलता है, सॉरी विनेगर में मिलता है। सिट्रिक एसिड नींबू में मिलता है। फॉर्मिक एसिड एंटिस्टिंग में मिलता है। नेक्स्ट, ट्राई नाइट्रोटोलुइन क्या है, TNT।
ट्राई नाइट्रोटोलुइन, आपको पता ही होगा ना ट्राई नाइट्रोटोलुइन क्या होता है। ये टोलुइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टोलुइन का फॉर्मूला, बेंजीन रिंग। ये तो क्लास 12 की एनसीईआरटी का फॉर्मूला है ये बेंजीन रिंग, इसके ऊपर CH3, ये होगा टोलुइन का। ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ट्राई का मतलब 3 नाइट्रो, तो एक NO2 यहाँ पे, एक NO2 यहाँ पे, एक NO2 यहाँ पे, ये हो गया ट्राई नाइट्रोटोलुइन। और ये है ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ये विस्फोटक होता है। क्या होता है, विस्फोटक होता है, ठीक है। इसका यूज़ बॉम्ब बनाने में किया जाता है, जो छोटे मोटे बॉम्ब के धमाके होते हैं वो इसी से किए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में तो अधिकतर जो आतंक टेररिस्ट पाए जाते हैं उनमें यही विस्फोटक मिलता है। तो ट्राई नाइट्रोटोलुइन एक कीटाणुनाशक तो नहीं है, क्या है, विस्फोटक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। जो नेचुरल रबड़ होता है वो आइसोप्रीन से बनाया जाता है, ठीक है। तो आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से प्राकृतिक रबड़ बनता है। स्टाइरिन मैंने बता दिया, स्टाइरिन जो है सिंथेटिक रबड़ बनाने में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट देखो कि हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा। तो सभी को पता है कि हाइड्रोजन को जब जलाया जाता है, यानी O2 के साथ जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो H2O बनता है, वाटर बनता है। क्या बनता है, पानी बनता है, ठीक है। जलाने का मतलब ये है कि जो किसी भी चीज़ को जब जलाया जाता है मतलब उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है, ठीक है। H2 जब O2 के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा H2O ही देगा। नेक्स्ट देखो कि अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा किससे होती है, कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से या लकड़ी से। तो जो कारखाने होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हमारी होती हैं, ठीक है, उनसे जो धुआं निकलता है उसमें कई तरह के एसिड्स होते हैं, उनसे क्या होती है, एसिड रेन होती है। और शायद आज के लिए लास्ट क्वेश्चन भी है कि मूत्रालयों यानी जो टॉयलेट रूम होते हैं हमारे, टॉयलेट रूम्स के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण है। यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टॉयलेट रूम में जो अजीब सी स्मेल आती है टॉयलेट में, वो किसकी वजह से होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, यूरिया, इनमें से क्या है आंसर, आपको बताना है मुझे करेक्ट आंसर। ये है आपके लिए HW। मैं कर रहा हूँ आपका वेट। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।